जानकी देवी रात 11 बजे के करीब वापस चली गई। दूसरा दिन कॉटेज में ही गुजरा। दिन के वक्त तो हम कमरों से भी बाहर नहीं निकले। शाम को मैंने मास्टर उचन को टेलीफोन किया। वो मेरी आवाज सुनकर गालबन उछल पड़ा था। महाराज तुम्हारे लिए परेशान है, कहाँ हो तुम लोग? उसने कहा हम महफूज हैं। मैंने कहा महाराज को बता देना हम चंद रोज तक अलग ही रहना चाहते हैं। महाराज तुम्हारी इस कारनामे पर बहुत खुश है और तुम्हारी गुमशुदगी पर परेशान भी हैं। मास्टर उचन ने कहा आज के तमाम अखबारात इन्हीं खबरों से भरे हुए हैं। बख्शू शूफांग जिंदा बच गया है और उसने अपने जराइम का एतराफ कर लिया है। थाईवांग ने उसे जो सजा दी है वो उसे जिंदगी के आखिरी लम्हों तक याद रखेगा। ये कारनामा दरअसल थाईवांग ही ने अंजाम दिया था। मैंने कहा बहरहाल महाराज को बता देना कि हम खैरियत से हैं। मैं 2-4 दिन में राब्ता करूंगा। और हाँ, टाइगर और उसके साथियों का क्या हाल है? पुलिस उनकी तलाश में छापे मार रही है, लेकिन वो लोग भी रोपोश हैं। मास्टर उचन ने कहा खुशलिया ने तुमसे कोई राब्ता किया या नहीं? मैंने एक और सवाल किया। नहीं। मास्टर उचन ने कहा खानकाह में बम धमाके के चंद रोज बाद उसने फोन किया था, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि अभी वो मजीद चंद रोज तक अपनी पनाह गाह से बाहर ना निकले। उसके चंद रोज बाद मैंने खुद उसके दिए हुए फोन नंबर पर राब्ता किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला और ना ही कुशलिया ने दोबारा हमसे राब्ता किया है। मैंने मास्टर हुसैन से कुशलिया का वो फोन नंबर ले लिया और फोन बंद कर दिया और फिर थाईवांग को मास्टर हुसैन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगा। और फिर उस रात 11 बजे के करीब जानकी देवी का फोन आ गया कि उसने शीनू के लिए सुबह 7 बजे की फ्लाइट पर सीट बुक करवा ली है। वो 5 बजे उसे लेने के लिए आएगी। शीनू को बताया तो वो बहुत खुश हुई। शीनू को उस रात नींद नहीं आई थी, बल्कि हम भी जागते रहे थे। मेरे वाले कमरे में सिंगल बेड था, जबकि दूसरे कमरे में डबल बेड। शीनू और थाईवांग उस बेड पर सोया करती थी और इस रात हम तीनों वहीं बैठे बातें करते रहे थे। जानकी देवी सुबह 5 बजे ठीक पहुंच गई। कार की डिग्गी पर एक बहुत बड़ा सूट केस भी था, जिसे वो उठाकर अंदर ले आई। ये तुम्हारे लिए शीनू, उसने सूट केस खोलते हुए कहा। मैंने अंदाजे से तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं और कुछ तोहफे हैं, तुम्हारे लिए और तुम्हारी वालदा के लिए। शीनू बहुत खुश थी। वो एक एक चीज उठाकर देख रही थी। जानकी देवी ने कपड़े का एक थैला थाईवांग की तरफ बढ़ा दिया। वो सारी रकम इसमें जूं की तू मौजूद है, उसने कहा। थाईवांग ने थैला खोला और नोटों के चंद बंडल निकालकर शीनू के हवाले कर दिए। लो ये रख लो। वो बोली ये इतनी रकम है कि तुम कई महीने काम किए बगैर आराम से गुजार सकती हो। फर्द जज्बात से शीनू का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी मगर होंठ थे कि थर थरा कर रह गए। वो शायद ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसे यहाँ से इतनी मोहब्बत मिलेगी और वो थाईवांग से लिपट गई। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, हम आखिरी बार इकट्ठे बैठकर नाश्ता करेंगे। थाईवांग ने उसका कंधा थपथपाते हुए उसे अपने से अलग किया। शीनू अब जानकी देवी से लिपट गई और फिर उसने मुझे भी गिरफ्त में लेकर मेरी पेशानी पर बोसे दिए। थाईवांग नाश्ता बनाकर ले आई। हम सब ने बैठकर नाश्ता किया और फिर शीनू जानकी देवी के साथ रुखसत हो गई। उनके जाने के बाद मैं जो सोया तो दिन के 11:30 बजे टेलीफोन की घंटी की आवाज से मेरी आंख खुली। मैं अपने कमरे से निकला तो थाईवांग भी अपने कमरे से निकल रही थी। हम दोनों उलझी हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि किसका फोन हो सकता है। शायद जानकी देवी का फोन हो। उसने रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शीनू का फोन है, चियांग राय से, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर फोन पर बातें करने लगी। 2-3 मिनट बाद उसने फोन बंद कर दिया और शीनू से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगी। मैं भी थाईवांग के साथ उस कमरे में आ गया। हम देर तक बैठे बातें करते रहे और फिर थाईवांग खाना तैयार करने लगी। हम 3 दिन उस कॉटेज में महदूद रहे। इसी दौरान में मास्टर हुसैन से भी एक मरतबा फोन पर राब्ता हुआ था। इन 3 दिनों के दौरान में जानकी देवी ने भी इधर का रुख नहीं किया था, अलबत्ता फोन पर राब्ता रखा था। उस शाम मुझे अचानक ही कुशलिया का ख्याल आ गया। मैंने मास्टर हुसैन से उसका फोन नंबर लेकर नोट कर रखा था। मैंने उस नंबर पर फोन किया। देर तक घंटी बजती रही मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। टेलीफोन के करीब ही 2 डायरेक्टरियां भी रखी हुई थी और इत्तफाक से उनमें एक नंबरिकल डायरेक्टरी थी। थाईवांग उस डायरेक्टरी में वो नंबर तलाश करने लगी। वो नंबर प्रातुनाम डिस्ट्रिक्ट में सोंग 3 स्ट्रीट पर वाक़े एक फ्लैट का था और ये टेलीफोन किसी राजा दत्ती के नाम पर था। मेरे लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि राजा दत्ती कोई औरत थी या मर्द। बहरहाल थाईवांग ने वो एड्रेस एक कागज पर नोट कर लिया। मेरा ख्याल है अब हमें बाहर निकलकर सूरत-ए-हाल का जायजा लेना चाहिए। मैंने थाईवांग की तरफ देखते हुए कहा इस तरह हम कब तक बंद होकर बैठ रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन इस हालत में हम बाहर नहीं निकल सकते, फौरन पहचान लिए जाएंगे। थाईवांग ने कहा वैसे एक बात मेरे जहन में आई है, मैं जानकी देवी को फोन करती हूँ, वो कुछ चीजें ले आए तो हम अपना हुलिया तब्दील कर सकते हैं। और फिर मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर वो फोन का रिसीवर उठाकर जानकी देवी का नंबर मिलाने लगी। उस रात 11 बजे के करीब जानकी देवी मतलूबा चीजें लेकर आ गई। उनमें हमारे लिए कपड़े थे और कुछ और चीजें जिन्हें हुलिया तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। उससे अगले रोज रात 9 बजे के करीब हम उस कॉटेज से बाहर निकले। हमारे हुलिया ऐसे थे कि हमें आसानी से शिनाख्त नहीं किया जा सकता था। बेन स्ट्रीट पर आते ही हमें एक टैक्सी मिल गई। पिछली सीट पर बैठे हुए थाईवांग ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए होटल इंदिरा रंजीत का नाम ले दिया।
टैक्सी हमने सोए इंदिरा के मोड़ पर छोड़ दी और जब हम होटल के गेट में दाखिल होने लगे तो गेट पर खड़ा हुआ दरबान हमें देखकर मुस्कुरा दिया। हम दोनों के लिए गैर मुल्की हिप्पियों जैसे थे और इस शहर में हिप्पियों की कमी नहीं थी। कई रोज बाद हमने ढंग का खाना खाया और मशरूबात पिए। होटल से निकलकर कुछ आगे एक सिगरेट फरोश की दुकान थी। थाई वांग उस दुकान में दाखिल हो गई और सिगरेट का पैकेट खरीद कर कंधे पर लटके हुए बैग से नोटों का एक बंडल निकाल लिया। दुकान में दो ओबाश किस्म के नौजवान खड़े हुए थे। थाई वांग के जिस्म पर लिबास बहुत मुख्तसर था। निकर बहुत ऊंची थी जिससे उसकी टांगे ऊपर तक बरहना थी और ब्लाउज भी बहुत मुख्तसर था। वो दोनों ओबाश हवस भरी नजरों से थाई वांग की तरफ देख रहे थे और जब थाई वांग ने बैग में से नोटों का बंडल निकाला तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उन दोनों ने मानी खेल निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। मुझे समझने में देर न लगी कि उनकी नीयतों में फतूर आ गया था। हम दुकान से निकलकर पैदल चलते हुए सोंग 3 स्ट्रीट में दाखिल हो गए। ये कुशादा गली थी जिसके दोनों तरफ बुलंद इमारतें थी। हमें मतलूबा इमारत तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इमारत के गेट पर कोई दरबान वगैरह नहीं था। हम अंदर दाखिल होकर दीवार पर लगे हुए उस बोर्ड को देखने लगे जिस पर फ्लोर वाइज फ्लैटों के नंबर लिखे हुए थे। बाद नंबरों के सामने नाम भी लिखे हुए थे। हमारा मतलूबा फ्लैट 3री मंजिल पर था। उस इमारत में लिफ्ट तो मौजूद थी लेकिन वो खराब थी। लोग जीनों से आ जा रहे थे। जीने पर आते जाते लोग अजीब सी नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। वो फ्लैट 3री मंजिल के रायदारी के आखिरी सिरे पर था। दरवाजे पर 2 मरतबा दस्तक दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। इसी दौरान में सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकलकर हमारी तरफ देखने लगी। उसके जिस्म पर साड़ी देकर मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो हिंदू थी। किससे मिलना है? ये फ्लैट कई रोज से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। उस औरत ने बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए कहा। मिस कौशलिया, उसने हमें यही पता बताया था कई रोज पहले। थाई वांग ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। वो किक बॉक्सिंग वाली लड़की जो नाइट क्लबों में प्रोग्राम करती थी, उस औरत ने कहा। वो चंद रोज यहाँ रही थी फिर कई रोज पहले अपनी बहन के साथ चली गई थी। बहन के नाम पर मैं चौंके बगैर ना रह सका। मुझे मालूम था कि कुशलिया की एक बड़ी बहन भी है जो सोकमवट रोड पर वाकई किसी बड़े स्टोर पर सेल गर्ल की हैसियत से काम करती थी। मुझे उस स्टोर का नाम याद आ गया। जब हम इस इमारत से बाहर निकले तो सिगरेट फरोशों की दुकान से हमारे पीछे लगने वाले दोनों गुंडे गली में मौजूद थे। मैं इतना तो समझ गया था कि वो थाई वांग के पास एक बड़ी रकम देखकर इसके पीछे लगे थे। उनसे निपटना ज्यादा मुश्किल नहीं था मगर मैं कोई हंगामा नहीं चाहता था। मैंने थाई वांग से सरगोशी की और हम दोबारा उस इमारत में दाखिल हो गए और कुछ ही देर बाद हम उस इमारत के अकबी दरवाजे से निकल रहे थे। उस तरफ चंद गज का फासला तय करते ये खाली टुक टुक मिल गया। हमने टुक टुक पर बैठने में देर नहीं लगाई। मैं पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा मगर वो गुंडे नजर नहीं आए। शायद वो अभी इमारत के सामने वाले रुख पर खड़े थे। सोकमवट रोड की गिजेली स्ट्रीट सोए 5 पर वो स्टोर तलाश करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। इस शहर का सबसे बारौनक इलाका था। बड़े बड़े स्टोर इस इलाके में थे। यहाँ होटलों और रेस्टोरानों की भी भरमार थी। स्टोर तो 11 बजे तक बंद हो जाते मगर होटल और रेस्टोरेंट रात भर खुले रहते थे जिनकी वजह से रात गए तक यहाँ बड़ी रौनक रहती थी। वो स्टोर बंद हो रहा था लेकिन कौशलिया की बहन शांति से मुलाकात हो गई। उसकी शक्ल बड़ी हद तक कौशलिया से मिलती जुलती थी लेकिन उम्र में तकरीबन 10 साल का फर्क था। तुम लोग कौन हो? कौशलिया से क्यों मिलना चाहते हो? उसने बारी बारी हम दोनों की तरफ घूरती हुई निगाहों से देखा। उससे एक बहुत जरूरी काम है, तुम्हें नहीं बता सकते। मैंने कहा। वो अपनी जान बचाने के खौफ से छुपती फिर रही है। मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ होगी। वैसे तुम लोगों का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? उसने कहा। देखो शांति, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मुझे मालूम है कि चंद रोज पहले तुम उसे सोंग 3 स्ट्रीट वाले फ्लैट से ले गई थी। मुझे ये भी मालूम है कि उसकी जिंदगी खतरे में है। हम उसकी मदद करना चाहते हैं। कौन हो तुम? शांति चौंक गई। उसका दोस्त, मैंने जवाब दिया। कल भी एक आदमी उसे पूछता हुआ आया था। उसने भी अपने आप को कौशलिया का दोस्त कहा था लेकिन मैं उसकी बातों ही से समझ गई थी कि वो दोस्त नहीं हो सकता। उसे भी मैंने यही जवाब दिया था कि मैं कौशलिया के बारे में कुछ नहीं जानती। शांति ने कहा। मैं वाकई उसका दोस्त हूँ, महाराज का आदमी। मैंने कहा। अगर तुम चाहो तो महाराज के जिम्नाजियम में मास्टर उचन को फोन करके मेरे बारे में तस्दीक कर सकती हो। मेरा नाम वैदान है। वो वैदान? वो अकला कर रह गई। वो तुम हो जिसकी वजह से कौशलिया भी मुसीबत में मुबतला है। तुम्हारी वजह से ही, और मैं ही उसे इस मुसीबत से निकालना चाहता हूँ जिसमें वो खुद फंसी थी। बहरहाल यहाँ खड़े होकर बातें नहीं हो सकती। अगर तुम कौशलिया के बारे में जानती हो तो हमें बता दो। मैंने कहा। वो जल में गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही फिर बोली, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि वो सोंग 3 स्ट्रीट वाले फ्लैट में रह रही थी? चंद रोज पहले उसने मास्टर उचन को अपना फोन नंबर लिखवाया था। बाद में मास्टर उचन ने कई मरतबा फोन किया मगर कॉल रिसीव नहीं की गई। उस वक्त हम उसी फ्लैट में गए थे। सामने वाली पड़ोसी ने बताया कि कौशलिया को उसकी बहन ले गई थी और हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। यकीन करो हम उसके दोस्त हैं और महाराज भी उसकी मदद करना चाहते हैं। मैंने कहा। हम इस वक्त दुकान के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उसके साथ ही हम तीनों मोहताज निगाहों से इधर उधर भी देख रहे थे। शांति जानला में मेरी तरफ देखती रही फिर इशारा करते हुए एक तरफ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद हम एक टैक्सी में बैठ गए। हमारा टैक्सी का सफर सोए 22 पर खत्म हो गया। टैक्सी का किराया थाई वांग ने अदा किया। वो बिल्डिंग 7 मंजिला थी
और शांति का फ्लैट आखिरी मंजिल पर था। हम लिफ्ट से बाहर निकलकर शांति के पीछे चलते हुए एक फ्लैट के सामने रुक गए। शांति ने 2 मरतबा बेल बजाई मगर दरवाजा नहीं खुला। उसने अपने बैग से चाबी निकालकर ताला खोला और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। खुशलिया, कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है, वो आवाज देते हुए आगे बढ़ गई। थाईवांग और मैं भी उसके पीछे ही चल रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई गड़बड़ हो। शांति ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया और जैसे बत्ती जलाई उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और सामने का मंदिर देखकर मुझे भी सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। खुशलिया बेड पर इस तरह आड़ी तिरछी पड़ी थी कि उसका एक पैर नीचे लटका हुआ था, शारक कटी हुई थी और एक खंजर दस्ते तक सीने में महफूज था। खुशलिया के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ क्या सलूक किया गया होगा। उसकी आंखें फटी पड़ रही थी और चेहरे पर अजियत के तासरात मुंजमद होकर रह गए थे। यह किसी एक आदमी का काम नहीं था। खुशलिया मोए थाई की माहिर थी। वो एक या 2 आदमियों के काबू में आने वाली नहीं थी। इसका मतलब था कि वो 2 से ज्यादा आदमी थे। अफरा तफरी की कैफियत सिर्फ इसी कमरे में थी। यहीं पर कुछ चीजें बिखरी हुई नजर आ रही थी, जैसे दींगा मुश्ती हुई हो। मैंने थाईवांग की तरफ देखा। उसका चेहरा खौफजदा हो गया था, जबकि शांति मुसलसल चीख रही थी। थाईवांग शांति को संभालने की कोशिश कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर खुशलिया के बाजू को छू कर देखा। बाजू ठंडा और अकड़ा हुआ था, जिसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसे कई घंटे पहले कत्ल किया गया था। बिस्तर की चादर पर बिखरा हुआ खून भी जमकर स्याही माइल रंगत इख्तियार कर चुका था। शांति के चीखने की आवाज सुनकर दरवाजे पर कुछ लोग जमा हो गए। एक औरत और 2 आदमी अंदर आए और ये मंदिर देखकर वो लोग भी कांप उठे। आज दिन में यहाँ कोई आया था? मैंने उस औरत की तरफ देखते हुए पूछा। वो सामने वाले फ्लैट में रहती थी। 11 बजे के करीब 3 आदमी आए थे। मैं उस वक्त अपने बच्चे को लिए दरवाजे में खड़ी थी। उस औरत ने जवाब दिया। उनमें से एक ने बेल बजाई। खुशलिया ने दरवाजा खोला तो वो चलने में खुशलिया से सरगोशियों में बातें करने के बाद अंदर चले गए। मैंने उन तीनों को वापस जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं भी किसी काम से चली गई थी। 2 औरतें और अंदर आ गई और वो सब शांति को संभालने की कोशिश करने लगी, जो बुरी तरह बिखरी जा रही थी। मेरे ख्याल में अब वहां रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने थाईवों को इशारा किया और हम दोनों खामोशी से बाहर आ गए। खुशलिया के कत्ल की खबर ना सिर्फ पूरी बिल्डिंग में बल्कि इस गली में भी फैल गई थी। लोग बिल्डिंग के सामने जमा थे और कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे थे। बाद लोगों ने हमारी तरफ भी देखा, मगर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने थाईवांग को इशारा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चलने लगा। मैं जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था, ताकि हम किसी नई मुसीबत में ना फंस जाएं। हम सोए 22 से निकलकर एक और गली में घूमते हुए सोए 16 पर निकल आए और वहां से हमें एक टुक टुक मिल गया। मैं टुक टुक पर इस तरह बैठा हुआ था कि ड्राइवर के दाईं तरफ बाहर की तरफ लगा हुआ अकबी मंदिर पेश करने वाला आईना मेरे सामने था और मैं आईने में देख रहा था। वो कोई मोटरसाइकिल थी जिसके हेडलैम्प की रोशनी आईने में नजर आ रही थी। पहले तो मैंने ख्याल नहीं किया, लेकिन प्लाटन रोड पर पुलिस सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने पहुंचकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। इस दौरान में हम कई मोड़ मुड़े थे और उस मोटरसाइकिल का पीछे लगे रहना महज इत्तफाक नहीं हो सकता था। थाई, मैंने झुककर उसकी तरफ सरगोशी करते हुए कहा, एक मोटरसाइकिल हमारे पीछे आ रही है और मेरा ख्याल है ताकुब सोए 22 ही से हो रहा है। थाई में ने पीछे मुड़कर देखा और फिर सीधी होकर बैठ गई। रेलवे ब्रिज पार करने के बाद मैंने टुक टुक चाय की तरफ मुड़वा लिया। उस तरफ गुंजान आबादी थी और 2-3 गलियों के अलावा रात भर खुले रहने वाले कई रेस्टोरेंट थे। फिर मैंने एक मोड़ पर टुक टुक रुकवा लिया। थोड़ी देर बाद वो मोटरसाइकिल तकरीबन 20 गज आगे निकलकर एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। मोटरसाइकिल पर 2 आदमी थे और दोनों ही चेहरों से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। थाईवांग ने टुक टुक वाले को किराया अदा किया और हम सड़क पार करके एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे, लेकिन इस इलाके में ऐसी रौनक थी जैसे अभी शाम उतरी हो। इस इलाके में तंगो तारीख गलियां भी थी। ऐसे इलाके आमतौर पर जराइम पेशा लोगों की सरगर्मियों का मरकज बने रहते हैं। राजधानी और लूट मार की वारदातें रोज का मामूल थी। रेस्टोरेंट में दाखिल होते एक मेज पर गांव को बैठे देखकर मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। उसके साथ 2 आदमी और थे और उन दोनों का ताल्लुक महाराज के जिम्नाजियम से था। थाईवांग ने भी उसे देख लिया। मैं यहाँ इसीलिए आई थी। वो एक मेज के सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोली, ये इलाका चाइना टाउन से मुतसिल है, बल्कि इसे भी चाइना टाउन का एक हिस्सा ही समझा जाता है। वाटरीमेट और महाराज का जिम्नाजियम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। मुझे यकीन था कि महाराज के कैंप का कोई ना कोई आदमी यहाँ जरूर नजर आएगा। मैं भी उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। जब हम ट्रिमिट में दाखिल हुए थे तो कांग ने सरसरी सी निगाहों से हमारी तरफ देखा था। उसके बाद तवज्जो नहीं दी थी। इसका मतलब था कि वो हम में से किसी को पहचान नहीं सका था। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात पर थी कि उन दोनों गुंडों ने हमें कैसे पहचान लिया था, जो उस मकान से हमारे पीछे लगे हुए थे। फिर अचानक ही मुझे ख्याल आया, हो सकता है वो पहले ही से इस बिल्डिंग की निगरानी कर रहे हों। खुशलिया की बहन के साथ हम आए थे, इसलिए हमें मशकूक समझकर हमारा पीछा शुरू कर दिया था। और फिर ये बात भी मेरी समझ में आ गई कि खुशलिया कत्ल किस तरह हुई थी। टाइगर को किसी तरह पता चल गया था कि इस मंसूबे की मुखबरी खुशलिया ही ने की थी।
कुशलिया के गायब हो जाने से उसका शक यकीन में बदल गया होगा। वो उसे तलाश कर रहे थे और फिर किसी तरह उन्होंने कुशलिया की बहन शांति का पता चला लिया। सिर्फ एक रोज पहले 2 आदमी कुशलिया के बारे में पूछने शांति के पास गए थे और शांति ने ला इल्मी का इजहार किया था और फिर शांति की निगरानी करके उस फ्लैट का पता चला लिया गया था। और आज जब शांति स्टोर पर थी तो 3 आदमी फ्लैट पर पहुंच गए। हो सकता है उन्होंने कुशलिया को दोस्त और हमदर्द जाहिर किया हो, जिस पर कुशलिया ने उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत दे दी हो और फिर उन्होंने कुशलिया के साथ वो सब कुछ किया जो बदमाशों को एक जवान और हसीन औरत के साथ करना चाहिए था। और फिर उन्होंने नहायत बेदर्दी से उसे मौत के घाट उतार दिया। किसी ने कुशलिया के चीखने की आवाज नहीं सुनी थी। उस कमरे की हालत बता रही थी कि उसने मुजाहमत की होगी। उसके चीखने की आवाज शायद इसलिए नहीं सुनी गई होगी कि उसका मुंह बंद कर दिया गया होगा। यकीनन सब कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मैंने सोचते हुए सारी ला दिया। थाई वांग ने काफी का ऑर्डर दे दिया। वेटर ने 2 मग हमारे सामने रखे और हम दोनों अपने अपने मग उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगे। इसी दौरान में मैंने उन दोनों को रेस्टोरेंट के दरवाजे में दाखिल होते देखा। वो दोनों इधर उधर देखते हुए हमारी मेज की तरफ आ रहे थे। मैंने कांग वगैरह की तरफ देखा। कांग की आंखों में उलझन के तासरात नजर आने लगे। शायद वो उन दोनों का अंदाज देखकर चौंक गया था। वो दोनों हमारी मेज पर कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। उनमें एक के चेहरे पर चुगी सी दाढ़ी थी, दूसरा क्लीन शेव था। दाढ़ी वाले ने अपनी कुर्सी थाई वांग की तरफ घसीट ली और बड़ी बेतकल्फी से उसकी रान पर हाथ रख दिया। उसके होंठों पर बड़ी मकरूज सी मुस्कुराहट थी। थाई वांग का चेहरा तिमतिमा रहा था। उसमें भी गुस्सा था और कुछ खौफ भी शामिल था। उसने दाढ़ी वाले का हाथ झटक दिया। अगर यहाँ बैठना है तो शराफत से बैठो, वरना किसी और मेज पर चले जाओ। थाई वांग ने ओले से गुर्राते हुए कहा। शराफत? उस शख्स ने हल्का सा कहका लगाया। अब तक तो हम शराफत का सबूत ही देते आए हैं, वरना तुम जैसे लोगों को तो पहले ही रोज कुचल देना चाहिए था। क्या बकते हो? थाई खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली। क्या समझते हो तुम हमें? तुम्हारा हमसे क्या ताल्लुक है? क्या यहाँ गैर मुल्की मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? अगर बदतमीजी की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। पुलिस के पास तो शायद तुम खुद भी नहीं जा पाओगी, उस शख्स ने कहा, इसलिए कि पुलिस तो पहले ही तुम लोगों की तलाश में है। बख्शू शूफांग मौत की दहलीज से पलट कर आया है। थाई वांग का चेहरा मुतगय्यर हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। ए मिस्टर, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा, तुम लोग शराफत से यहाँ से उठोगे या कोई दूसरा तरीका इख्तियार किया जाए? हम टूरिस्ट हैं, हमारा किसी बख्शू से क्या ताल्लुक हो सकता है? अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम वाकई टूरिस्ट हो तो हम खामोशी से यहाँ से उठकर चले जाएंगे। बसूरत दीगर टाइगर तुम लोगों को पाकर बहुत खुश होगा। क्लीन शेव वाले ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हम किसी टाइगर को नहीं जानते, तुम लोग शराफत से उठ जाओ यहाँ से। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। कुशलिया को तो तुम जरूर जानते होगे, उसने मुझे घूरते हुए कहा। तुम लोग कुशलिया से मिलने उसकी बहन के साथ उसके फ्लैट पर गए थे, लेकिन उसकी लाश देखकर वहां से भाग निकले। लेकिन अब तुम बचकर नहीं जा सकते। बेहतर यही है कि तुम लोग खामोशी से उठकर हमारे साथ चल पड़ो। अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम दोनों को अशर भी कुशलिया से मुख्तलिफ नहीं होगा और कुशलिया की लाश तुम देख ही चुके हो। अब मामला मुख्तलिफ हो गया था। उनका तजिया बहुत वाज़ेह था, वो मैं पहचान गए थे। क्लीन शेव वाले ने खंजर निकाल लिया। उसने खंजर की नोक इस तरह मेरे पहलू से लगा दी कि कोई दूसरा ना देख सके। मुझे मालूम है कि तुम नहायत अच्छे फाइटर हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम खुदकशी करना पसंद नहीं करोगे, क्लीन शेव वाले ने कहा। मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। खंजर की नोक मेरे पहलू में चुभ रही थी और उसका ख्याल था कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने ट्रेनिंग की सख्तियां इसीलिए नहीं उठाई थी कि अपने आप को इस तरह आसानी से किसी के हवाले कर दूं। मैंने दोनों पैर फर्श पर जमाए और पूरी कुव्वत से अपने आप को पीछे धकेला। कुर्सी उलट गई। मैंने भी कुर्सी के साथ ही फर्श पर उल्टी कलाबाजी खाई। क्लीन शेव वाला बड़ी फुर्ती से उठ गया, लेकिन मैं उससे पहले ही संभल गया था। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला करता, मैंने उछलकर उसके सीने पर फ्लाइंग किक लगाई। वो उछलकर दूसरी मेज पर गिरा। दाढ़ी वाला मेरी तरफ लपका। उस वक्त मैं भी फर्श पर गिरा हुआ था। दाढ़ी वाला जैसे ही मुझ पर हमलावर होने के लिए आगे बढ़ा, मैं बैठे ही बैठे तेजी से घूम गया। मेरा एक पैर उसके घुटने के जोड़ के पिछली तरफ लगा। वो उछलकर पुश्त के बल गिरा। इसी दौरान में क्लीन शेव वाला हमलावर हो चुका था। खंजर उसके हाथ में था। मैंने उसका वार रोका और पैर से उसकी बगल में जोरदार जरब लगाई। वो मेरे ऊपर से उलटकर दूसरी मेज से टकरा गया। उसका खंजर वाला हाथ अब तक मेरी गिरफ्त में था। मैं उसका हाथ छोड़े बगैर उस पर हमलावर हो गया था और उसके बाजू पर कंधे के करीब जोरदार किक लगाई थी। वो बिल बिला उठा। दाढ़ी वाला फिर मेरी तरफ लपका। अब उसके हाथ में भी खंजर था। वो मेरी पुश्त पर वार करना चाहता था। मैं बड़ी फुर्ती से नीचे बैठ गया। वो मेरे ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ एक और मेज से टकरा गया। 3 मेजें उलट चुकी थी। गाहकों में मर्द भी थे और उनके साथ शिकारी किस्म की औरतें भी। रेस्टोरेंट में भगदड़ सी मच गई। औरतें बुरी तरह चीख रही थी। थाई वांग भी एक तरफ खड़ी चीख चीख कर मेरी हौसला अफजाई कर रही थी। अब वो दोनों मुकाबले में खड़े हो गए। दाढ़ी वाले ने हमला कर दिया। तो जैसे ही आगे लपका, मैं बड़ी फुर्ती से पुश्त के बल फर्श पर गिर गया और दोनों पैर हमलावर के पेट पर जमाकर उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया।
वो कलाबाजी खाता हुआ मेज पर गिरा और मेज समेत दूसरी तरफ उलट गया। मैं भी फर्श पर ही था कि क्लीन शेव वाले ने हमला कर दिया। मैं फुर्ती से लोड लगाकर एक तरफ हो गया। वो मुंह के बल नीचे गिरा और फिर मैंने हरकत करने का मौका दिए बगैर उसे छाप लिया। मैंने उसकी दोनों टांगे पकड़कर उसी तरफ दूरी कर दी। बोस्टन क्रीप का ये वार बड़े बड़े सुरमाओं को चीखने पर मजबूर कर देता है। वो तो एक मामूली सा लड़ाका था। रीढ़ की हड्डी पर जरा सा दबाव पड़ा तो बिल बिला उठा। कांग और उसके साथी अभी तक मेज पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी इस लड़ाई में मुदाखलत करने की कोशिश नहीं की थी। इसी दौरान में दाढ़ी वाला भी संभल चुका था और फिर ठीक उसी वक्त दो और गुंडे हाथों में खंजर लिए चीखते हुए अंदर दाखिल हुए। जाहिर है कि इन्हीं के साथी थे जिनसे मैं नबर्द आजमा था। उन नए आने वाले को देखकर कांग भी अपने साथियों को इशारा करता हुआ उठ गया। कांग, मैं चीखा, ये टाइगर के आदमी हैं। इन लोगों ने कुशलिया को मार डाला। ये लोग बचकर ना जाने पाए। कांग अब तक मुझे पहचान नहीं सका था, लेकिन मेरी आवाज सुनकर वो चौंक पड़ा और फिर दूसरे हीले में वो और उसके साथी नए आने वालों पर और पहले गुंडों पर टूट पड़े। मैंने अपने अरीफ की दोनों टांगे अपनी कमर के गिर्द लपेट रखी थी और जमीन से जरा ऊपर उठाकर अपनी जगह पर खड़े खड़े घूमने लगा और फिर मैंने उसकी टांगे छोड़ दी। वो चीखता हुआ मेज से टकरा कर फर्श पर गिरा। कांग और उसके साथियों ने मेरे अरीफों के खिलाफ महाज खोल दिया। इस रेस्टोरेंट में अब बाकायदा जंग छिड़ चुकी थी। रेस्टोरेंट में अब कोई गाहक नहीं रह गया था। अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं रही, चलो निकल चलें। मैंने थाई वांग की तरफ देखते हुए कहा। उधर पिछले दरवाजे से थाई वांग ने इशारा किया। मैं उसका हाथ पकड़कर तेजी से पिछले दरवाजे की तरफ निकल गया। बाहर निकलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर देखा। अंदर गुमसान जंग हो रही थी। कांग और उसके साथियों का पल्ला भारी नजर आ रहा था। मुझे वहां से निकलने में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं जानता था कि कांग और उसके साथी मार नहीं खाएंगे। हम उस सारी गली में दौड़ते हुए दूसरी तरफ सड़क पर निकल आए। एक कार गली के मोड़ पर आहिस्ता हुई तो थाई वांग ने आगे बढ़कर उसे रुकने का इशारा किया। कार रुक गई। उसमें एक ही आदमी था। थाई वांग ने मुझे इशारा किया और खुद ड्राइविंग साइड पर चली गई। हमें व्हाइट आर्चर्ड हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है प्लीज, वो बिला झिझक मुल्तजी लहजे में बोली। व्हाइट आर्चर्ड हॉस्पिटल उसी तरफ आगे था जिस तरफ कार का रुख था। और फिर इससे पहले कि वो आदमी कोई जवाब देता, थाई वांग ने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और उस आदमी को बाजू से पकड़कर खींच लिया। ये सब कुछ उस आदमी के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। उसने उसे धक्का देकर दूर गिरा दिया और बड़ी फुर्ती से स्टीयरिंग पर बैठ गई। इसी दौरान मैं भी पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट ही था। थाई वांग ने गियर में डालकर एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी कार। वो कार हमने चक्रापेट रोड पर ब्रिज के करीब छोड़ दी। वहां से टुक टुक पर बैठकर किंग टक्सन के स्टैचू वाले चौराहे पर पहुंच गए और वहां से पैदल चलते हुए वांग विंग जाए रोड पर पहुंच गए। अपने कॉटेज वाली गली में उसके बाद आ गए। घर में दाखिल होते ही थाई वांग बेड पर ढेर हो गई। उस वक्त तो शायद जोशे जज्बात में उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब उन संगीन लम्हात के असरात जाहिर होने लगे थे। उसके चेहरे पर पिलाहट सी आ गई और जिस्म होले होले कांपने लगा जैसे सर्दी लग रही हो। क्या हुआ थाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। मेरे लहजे में तशवीश नुमाया थी। कुशलिया की लाश, उन्होंने किस बेरहमी से उसे कत्ल किया था। उसके होंठों पर भी कपकपाहट थी। और तुम्हें किस तरह उन दोनों ने घेर लिया था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो खामोश होकर चंद में मेरी तरफ देखती रही और फिर उसने उठकर वालियाना अंदाज में मुझे अपने साथ लिपटा लिया और मेरी पेशानी और रुखसारों पर बोसे देने लगी। मैं उसकी आगोश में सिमट गया। उसकी आगोश की गर्मी से मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। औरत किसी भी रूप में हो, महबूबा हो या बीवी हो, मर्द को उसमें ममता की झलक नजर आ जाती है और उसकी आगोश में समाकर बड़ा सुकून सा महसूस करता है। और यही कैफियत इस वक्त मेरी भी थी। मेरा थाई वांग से कोई रिश्ता नहीं था। ना वो मेरी माँ थी, ना बीवी और ना महबूबा। वो औरत थी, उसमें ममता थी और मैं थाई वांग की आगोश में ममता की इस गर्माहट को महसूस कर रहा था। कई मिनट गुजर गए या शायद कई सदियां बीत गई। थाई वांग ने मुझे अपने से अलग कर दिया। चंद में मेरे चेहरे को देखती रही, फिर मेरी पेशानी पर बोसा देते हुए बोली, तुम मेरे कौन हो वैदान? मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने वजूद का हिस्सा क्यों समझने लगी हूँ? इंसानियत का रिश्ता सबसे मुकद्दस और अजीम होता है, मैंने जवाब दिया, और यही रिश्ता इंसान को इंसान बनाता है। अगर ये रिश्ता टूट जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। तुम ठीक कहते हो, थाई वांग गहरा सांस लेते हुए बोली। इंसानियत का ये रिश्ता ही हमें एक दूसरे के करीब रखे हुए है। मैं जवाब देने की बजाय उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात और आंखों में सितारों जैसी चमक उभर आई थी।